दोस्तों बस एक सेकंड के लिए रुकिए, अपने आसपास देखिए। जो लाइट जल रही है, वो फैन चल रहा है, वो फ्रिज जो खाना ठंडा कर रहा है, या वो चार्जर जो आपके फोन में जान डाल रहा है, ये सब जो एनर्जी है, इसके पीछे क्या है? कोयला, पानी, हवा या सूरज? लेकिन अगर मैं आपसे कह दूं कि इतनी सारी एनर्जी का जन्म एक ऐसी चीज से होता है जिसका साइज आपके नाश्ते में वाला मूंगफली के दाने से भी छोटा होता है, तो शायद आप हंस देंगे, पर यह सच है। एक छोटा सा यूरेनियम पैलेट, जिसे देखने पर लगता है जैसे किसी धातु का कोई छोटा सा बटन हो, उसके अंदर इतनी ताकत कैद है कि वह अकेला हजारों घरों को, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को पूरे 1 साल तक रोशन कर सकता है। एक छोटा सा पत्थर इतनी पावरफुल। अब सोचिए, क्या सच में इतनी छोटी सी चीज के अंदर इतनी खतरनाक एनर्जी छुपी हो सकती है? और इस एनर्जी को बाहर निकालने के लिए जो रास्ता अपनाया जाता है, वो रास्ता दुनिया के सबसे जटिल, सबसे सटीक और सबसे खतरनाक प्रोसेस में से एक है। ये कोई फिल्म का सीन नहीं है, ये असलियत है। तो चलिए, आज हम आपको लेकर चलते हैं उस हिडन वर्ल्ड में, जहां धरती के गर्भ से निकला एक साधारण सा पत्थर हाईटेक मशीनों, खतरनाक केमिकल्स और एक्सट्रीम कंडीशंस से गुजरता हुआ दुनिया का सबसे कीमती और खतरनाक ईंधन बन जाता है। यह है एनरिच्ड यूरेनियम का सफर, और इसमें हर कदम पर है प्रिसिजन, हर मोड़ पर है खतरा, और हर छोटी सी चूक बन सकती है तबाही की वजह। लेकिन पहले समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। साल था 1789। दुनिया औद्योगिक क्रांति की दहलीज पर खड़ी थी। उसी साल एक जर्मन साइंटिस्ट मार्टिन हाइड्रिच क्लैपरोथ ने एक नया केमिकल एलिमेंट डिस्कवर किया। उसने इसका नाम रखा यूरेनियम। उस समय यह सिर्फ एक और भारी धातु थी, जैसे लोहा या तांबा। किसी को कोई अंदाजा नहीं था कि इस धातु के अंदर कोई ताकत छुपी। ये सिर्फ एक वैज्ञानिक कौतूहल भर था। फिर आया 1896 का साल। फ्रांस के फिजिसिस्ट हेनरी बेकरेल ने एक अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने पाया कि यूरेनियम का एक टुकड़ा बिना किसी बाहरी ऊर्जा के अपने आप अदृश्य किरणें छोड़ रहा है। उस समय उन्हें भी समझ नहीं आया कि ये क्या है, लेकिन यहीं से शुरू हुई रेडियो एक्टिविटी की दुनिया। इसके बाद मैरी क्यूरी और पियरे क्यूरी ने इस रिसर्च में छलांग लगा दी। उन्होंने रेडियम और पोलोनियम जैसे नए रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स ढूंढे। धीरे धीरे वैज्ञानिकों को एहसास होने लगा कि हम जिस मैटर को छूते हैं, उसके अंदर एनर्जी का एक पूरा ब्रह्मांड छिपा है। और असली टर्निंग पॉइंट आया 1932, जब जेम्स चैडविक नाम के साइंटिस्ट ने न्यूट्रॉन की खोज की। ये एक सब एटॉमिक पार्टिकल था जिस पर कोई चार्ज नहीं था। वो चुपके से किसी के अंदर घुस सकता था। ये वो चाबी थी जिससे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा दरवाजा खोलना था। और फिर 1938 में जर्मन साइंटिस्ट ऑटो हैन और फ्रिट्ज स्ट्रैसमैन ने वो कर दिखाया जिसे असंभव समझा जाता था। उन्होंने यूरेनियम के एटम पर न्यूट्रॉन बमबारी की, और देखते ही देखते यूरेनियम का एटम टूट गया, 2 हिस्सों में बंट गया। इस टूटने की प्रक्रिया में भारी मात्रा में एनर्जी रिलीज हुई। इस प्रोसेस को नाम दिया गया न्यूक्लियर फिशन, यानी परमाणु विखंडन। अब यहां सबसे दिलचस्प बात समझिए, नेचुरल यूरेनियम एक जैसा नहीं होता। इसमें 2 भाई होते हैं जिन्हें आइसोटोप कहते हैं। पहला है यूरेनियम 238, जो 99.3% होता है। ये बहुत स्थिर स्वभाव का है, वैसे ही पड़ा रहता है, कुछ नहीं करता। दूसरा है असली हीरो यूरेनियम 235। ये मात्र 0.7% होता है, लेकिन जब इस पर न्यूट्रॉन मारा जाता है तो ये आसानी से टूटता है, एनर्जी देता है और साथ में नए न्यूट्रॉन भी छोड़ता है। यानी ये एक चेन रिएक्शन शुरू कर सकता है। लेकिन परेशानी ये है कि प्रकृति ने हमें सिर्फ 0.7% फ्यूजन मटेरियल दिया है, बाकी 99.3% बेकार सा सामान है। तो अगर हमें असली ताकत चाहिए तो हमें इस यूरेनियम 235 को अलग करना होगा और इसकी मात्रा बढ़ानी होगी। इस प्रोसेस को ही कहते हैं यूरेनियम एनरिचमेंट, यानी कुदरती यूरेनियम में U 235 का प्रतिशत कृत्रिम रूप से बढ़ाना। अब जरा सोचिए उस दौर का, द्वितीय विश्व युद्ध, पूरी दुनिया जल रही थी। अमेरिका ने एक सीक्रेट प्रोजेक्ट शुरू किया, नाम था मैनहट्टन प्रोजेक्ट। दुनिया के सबसे तेज दिमाग वैज्ञानिक जैसे रॉबर्ट ओपेनहाइमर और एनरिको फर्मी एक साथ जुट गए। उनका एक ही लक्ष्य था, यूरेनियम को इतना एनरिच करना
कि उससे एक ऐसा हथियार बनाया जा सके जैसा दुनिया ने कभी नहीं देखा। उन्होंने गैसियस डिफ्यूजन और सेंट्रीफ्यूज जैसी टेक्नोलॉजी विकसित की और इसी का नतीजा था हिरोशिमा पर गिराया गया वो एटॉमिक बम जिसने पूरी मानवता को हिलाकर रख दिया। लेकिन तब से दुनिया बदल चुकी है। आज हम उस ताकत को विध्वंस के लिए नहीं बल्कि रोशनी के लिए इस्तेमाल करते हैं। आज न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में जो यूरेनियम इस्तेमाल होता है वो 90% एनरिच नहीं होता। नहीं, उसे सिर्फ 3% से 5% तक एनरिच किया जाता है। उतनी ताकत काफी होती है एक कंट्रोल्ड तरीके से सालों तक बिजली बनाने के लिए। लेकिन ये पूरा खेल तब शुरू होता है जब ये यूरेनियम जमीन के अंदर से बाहर निकलता है। तो सवाल है, आखिर ये मिलता कहां है? दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि यूरेनियम ढूंढना आसान होगा, पर ऐसा नहीं है। ये आमतौर पर एक खास मिनरल में मिलता है जिसे यूरेनिनेट कहते हैं, और वो भी बहुत कम मात्रा में, कभी 0.1%, कभी 2% तक। यानी 1 टन पत्थर में मुश्किल से कुछ किलो यूरेनियम निकलता है। लेकिन दुनिया में कुछ अनोखी जगहें हैं, जैसे कनाडा का सस्कैचुअन प्रांत। वहां की खदानें, आप विश्वास नहीं करोगे, वहां यूरेनियम की प्योरिटी 20% से भी ज्यादा हो सकती, यानी दुनिया की औसत से 100 गुना ज्यादा। लेकिन इतना समृद्ध होना भी एक समस्या है। वहां यूरेनियम के ऊपर पानी से भरी हुई रेत और पत्थर की मोटी परत है। 500 फीट से ज्यादा गहरा पानी। अगर आपने थोड़ी सी भी लापरवाही की तो पूरी खदान पल भर में पानी से भर जाएगी और सब कुछ खत्म। तो ऐसे में वैज्ञानिकों ने क्या किया? उन्होंने एक ऐसा तरीका ढूंढा जो किसी साइंस फिक्शन फिल्म से कम नहीं है। आर्टिफिशियली ग्राउंड फ्रीजिंग, मतलब जमीन को आर्टिफिशियली फ्रीज कर देना। सुनकर अजीब लगेगा, लेकिन होता कुछ यूं है। सबसे पहले खदान के चारों ओर सैकड़ों गहरे छेद किए जाते हैं। उन छेदों में स्पेशल पाइप्स उतारी जाती और फिर उन पाइप्स के अंदर -30 डिग्री सेल्सियस का एक लिक्विड डाला जाता है, यानी एक शीतलक। यह लिक्विड धीरे धीरे आसपास की जमीन और उसमें मौजूद पानी को जमा देता है। धीरे धीरे ये पूरा इलाका एक विशालकाय फ्रीजर में बदल जाता है। एक मजबूत बर्फ की दीवार बन जाती है। ये दीवार इतनी मजबूत होती है कि बाहर का पानी अंदर नहीं आ सकता और अंदर की खुदाई सुरक्षित हो जाती है। फिर शुरू होती है असली ड्रिलिंग। पहले एक छोटा सा पायलट होल बनाया जाता है, ये देखने के लिए कि सही दिशा है या नहीं। फिर दिग्गज ड्रिलिंग मशीनें उस होल को चौड़ा करती हैं। धरती के अंदर चट्टानों को तोड़ा जाता है और सबसे अहम बात, ये सब होता है रिमोट कंट्रोल से। कोई इंसान उस रेडिएशन के पास नहीं जाता। श्रमिक बैठे होते हैं एयर कंडीशन रूम में, जॉयस्टिक्स और स्क्रीन के सामने, जैसे कोई गेम खेल रहे हो। पर असलियत में वो हजारों फीट नीचे धरती की छाती चीर रहे होते हैं। जब ये यूरेनियम और सतह पर आता है तो सबसे पहले इसकी स्कैनिंग होती, फिर इन बड़ी बड़ी चट्टानों को क्रशर में डालकर छोटे टुकड़े किए जाते हैं। फिर उन टुकड़ों को ग्राइंड करके एक पतले पाउडर में बदल दिया जाता है। इसे पानी के साथ मिलाया जाता है तो बनता है एक स्लरी, एक कीचड़ जैसा पदार्थ। इस स्लरी को पाइपलाइन या ट्रक से प्रोसेसिंग प्लांट भेजा जाता है। अब शुरू होता है केमिकल्स का खेल। इस स्लरी को विशाल टैंकों में डालकर उसमें तेज एसिड मिलाया जाता है। ये एसिड केवल यूरेनियम को घोल देता है, बाकी सब गंदगी, चट्टान के कण सब नीचे बैठ जाते हैं। इसके बाद इस यूरेनियम से भरे घोल को अलग करके और भी कई केमिकल रिएक्शन से गुजारा जाता है। धीरे धीरे ये घोल और साफ होता जाता है। आखिर में हमें मिलता है एक पीले रंग का पाउडर। इसे कहते हैं येलो केक। इस येलो केक में करीब 80% यूरेनियम होता है, लेकिन ये अभी भी वो नेचुरल यूरेनियम ही है जिसमें सिर्फ 0.7% U-235 है। अब शुरू होता है सबसे डेंजरस और जटिल स्टेप, द एनरिचमेंट। इस येलो केक को एक गैस में बदला जाता है। जी हाँ, यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड गैस। इसे UF6 कहते हैं। ये गैस एक शातिर सांप की तरह है। यह हवा में नमी मिलते ही खतरनाक केमिकल रिएक्शन करती है और इसे बेहद सावधानी से हैंडल करना पड़ता है। इस गैस को अब विशाल सेंट्रीफ्यूज मशीनों में भर दिया जाता है। इमेजिन कीजिए एक सिलेंडर जो इतनी तेजी से घूम रहा है कि उसकी स्पीड सैकड़ों मीटर प्रति सेकंड होती है। तेजी से घूमने पर भारी चीजें बाहर की तरफ और हल्की चीजें बीच में इकट्ठा होती हैं। ठीक वैसे ही जैसे
मिक्सी चलाने पर भारी मसाले बाहर और हल्के बीच में चले जाते हैं। यहाँ भी यूरेनियम 235 का अणु यूरेनियम 238 की तुलना में थोड़ा हल्का होता है, इसलिए तेज घुमाने पर U235 बीच में और U238 किनारे की तरफ चले जाते हैं। ये अंतर बहुत छोटा है, बस एक परमाणु का फर्क, लेकिन बार बार हजारों सेंट्रीफ्यूज को एक साथ जोड़कर एक कैस्केड बनाकर इस प्रोसेस को दोहराया जाता है। हर बार थोड़ा और यूरेनियम 235 कंसंट्रेट होता है। ये एक धीमा लेकिन हाईटेक प्रोसेस है। एक बार, दो बार, सैकड़ों बार और फिर देखते ही देखते U235 की मात्रा 0.7% से बढ़कर 3% या 5% हो जाती है। और अगर ये प्रोसेस और आगे बढ़ा दी जाए तो मात्रा 90% तक पहुंच जाती है। वो हथियार ग्रेड यूरेनियम है। उसके बाद प्रोसेस अलग है, लेकिन हमारी कहानी के लिए यहाँ मात्रा 3 से 5% ही काफी है। अब जब ये एनरिच्ड यूरेनियम तैयार हो जाता है तो इसे फिर से गैस से ठोस में बदला जाता है, एक पाउडर। इस पाउडर को लेकर चलते हैं फ्यूल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की तरफ। यहाँ पर यह पाउडर सबसे पहले उच्च तापमान पर भट्टी में डाला जाता है। इसे बदला जाता है यूरेनियम डायोनेक्साइड में। फिर इसे विशाल प्रेशर मशीनों के अंदर डाला जाता है। ये मशीनें इस पाउडर को इतने जबरदस्त दबाव से दबाती हैं कि बनते हैं छोटे छोटे सिरेमिक पैलेट्स, मूंगफली जितने बड़े। ये आकार में भले ही छोटे हों, पर इनकी एनर्जी देखकर आप दंग रह जाएंगे। एक सिंगल पैलेट आपके उंगली की नोक जितनी एनर्जी पैदा कर सकता है, उतनी एनर्जी के लिए आपको लगभग 800 किलोग्राम कोयला जलाना पड़ेगा या फिर 550 लीटर तेल। फिर इन पैलेट्स को 24 घंटे के लिए 1700 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर बेक किया जाता है। ये प्रोसेस इन पैलेट्स को और अधिक घना और मजबूत बना देती है। इनके अंदर की सारी हवा निकल जाती और ये लगभग हीरे जैसे सख्त हो जाते हैं। अब इन पैलेट्स को रोबोटिक आर्म्स से उठाकर एक लंबी ट्यूब में डाला जाता है। ये ट्यूब होती है जर्कोनियम मेटल की। ये जर्कोनियम एक जादुई धातु है। ये ना तो गर्मी से पिघलती है, ना जंग लगती है, और सबसे खास बात, ये न्यूट्रॉन को आसानी से अपने अंदर से गुजरने देती है। यानी ये रिएक्शन के रास्ते में कोई रोड़ा नहीं अटकाती। इन ट्यूबों को वैक्यूम सील कर दिया जाता है। अब ये एक फ्यूल रॉड बन गई है। ऐसी सैकड़ों फ्यूल रॉड्स को एक खास पैटर्न में जोड़ा जाता है तो मिलती है फ्यूल असेंबली। ये एक स्ट्रक्चर्ड यूनिट होती है जो दिखने में बांस के भारी भरकम बंडल जैसी लगती है। अब इस असेंबली को ले जाया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर। रिएक्टर के कोर में इसी तरह की सैकड़ों फ्यूल असेंबलियां एक साथ लगाई जाती हैं और फिर शुरू होता है असली जादू। जैसे ही रिएक्टर ऑन होता है, न्यूट्रॉन्स की बौछार शुरू हो जाती है। ये न्यूट्रॉन्स यूरेनियम 235 के एटम से टकराते हैं। एटम टूटता है, एक जबरदस्त विस्फोट परमाणु स्तर पर। यह विस्फोट इतनी गर्मी पैदा करता है कि आप कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन ये एक कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन है। टूटते एटम से और न्यूट्रॉन निकलते हैं जो और एटम तोड़ते हैं और ये सिलसिला चलता रहता है। लेकिन रिएक्टर के अंदर कंट्रोल रॉड्स होती हैं जो इन न्यूट्रॉन्स को सोख लेती हैं, जैसे स्पंज पानी सोख लेता है। इन रॉड्स को उतार चढ़ाकर वैज्ञानिक यह रिएक्शन को बिल्कुल सटीक रखते हैं, न ज्यादा न कम। इस प्रोसेस में जो भयानक गर्मी पैदा होती है, उससे रिएक्टर के अंदर का पानी भाप में बदल जाता है। लेकिन ये साधारण पानी नहीं होता, ये बेहद हाई प्रेशर में होता है। ये भाप फिर उड़ती है और टरबाइन नाम की विशाल मशीन को घुमाती है। टरबाइन घूमती है और इसके साथ जुड़ा जनरेटर घूमता है और बस बिजली बनने लगती है। इतनी सारी बिजली कि एक बार में लाखों घर रोशन हो सकते हैं। लेकिन हर चमकती रोशनी के पीछे एक परछाई होती। ये प्रोसेस एक डार्क साइड भी छुपाए बैठी है। जब ये फ्यूल रॉड्स लगभग 1 साल तक रिएक्टर के अंदर काम करती है तो वे अब और नहीं चल सकती, वो बेकार हो जाती हैं। लेकिन उस वक्त वो इतनी खतरनाक होती हैं कि उनके पास जाना मौत के साए में कदम रखने जैसा है। इन रॉड्स के अंदर अब नए नए रेडियो एक्टिव तत्व बन चुके होते हैं। तो इनका क्या किया जाता है? इन उबलती हुई रॉड्स को सबसे पहले एक गहरे पूल में डाला जाता है, पानी से भरा हुआ, करीब 30 फीट गहरा। पानी
रेडिएशन को रोकने का सबसे सस्ता और कारगर ढाल है। यहाँ पर ये रॉड्स कम से कम 10 साल, कभी कभी 20 साल तक रखी जाती हैं। तब जाकर उनका तापमान और रेडिएशन थोड़ा कम होता है। फिर उन्हें विशेष कंटेनरों में डालकर या तो बहुत गहरी जमीन के अंदर या फिर बड़े बड़े कंक्रीट के ड्राई स्टोरेज कास्केट में रखा जाता है और फिर उन्हें हजारों सालों तक देखभाल की जरूरत होती। तो ये था वो पूरा सफर, धरती के गर्भ से लेकर एक न्यूक्लियर रिएक्टर के कोर तक। एक छोटा सा पत्थर जो ड्रिलिंग मशीनों, खतरनाक एसिड्स, तेज गैसों, हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज और कंट्रोल्ड विस्फोटों से होकर गुजरता है, सिर्फ एक काम के लिए, बिजली। अगली बार जब आप अपने कमरे में स्विच दबाएंगे और लाइट जलेगी तो एक पल के लिए सोचिए, वो रोशनी सिर्फ एक क्लिक का नतीजा नहीं है। वो रोशनी इंसानी दिमाग की चरम सीमा का नतीजा है, बुद्धि का नतीजा है, जिद का नतीजा है और उस खतरे का नतीजा है जिसे समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। तो दोस्तों, यूरेनियम का ये सफर सिर्फ एक केमिकल प्रोसेस नहीं, बल्कि एक चेतावनी भी है कि जिस ताकत को हमने पाल लिया है वो हमारी सबसे बड़ी दोस्त भी बन सकती है, और अगर जरा सी लापरवाही हुई तो वही हमारी सबसे बड़ी दुश्मन भी। अगर आपको ये प्रोसेस समझ आई हो तो इसे लाइक करना मत भूलिए और अपने उस दोस्त को ये वीडियो शेयर कीजिए जो साइंस को थ्रिलर की तरह देखना पसंद करता है। कमेंट में जरूर बताइए आप किस शहर से इस अद्भुत यात्रा को देख रहे हैं। और हाँ, ऐसी ही गहरी और पावरफुल सच्चाइयों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।